नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में बजट से प्रश्न आ रहे हैं और हमने फोकस किया है बजट पर। 2 वीडियो हमने बना दिए हैं, ये बजट का तीसरा वीडियो है क्योंकि बजट इतना क्लिष्ट होता है, उसे धीरे धीरे समझाना और स्टेप बाय स्टेप समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने 2 स्टेप में ये चीज़ें समझी थी कि बजट का पूरा सार क्या था, कितनी प्राप्तियां थी, कितना व्यय था और विभिन्न जो योजनाएं हैं या विभाग हैं उनको कितना पैसा दिया गया था। अब हम इसमें पूरा एक तरीके से काफ़ी चीज़ देखेंगे और मुख्य रूप से इसमें हम फोकस करेंगे परसेंटेज पर कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। ठीक है, आंकड़े कुछ आपको पहले से पता ही होंगे। तो ये है बजट प्रस्ताव 2021-22 का। तो ये चीज़ तो आपको मैंने बताई दी थी कि विनियोग की राशि कितनी है इस बजट में, 2,41,375 करोड़ अनुमानित है, जबकि शुद्ध व्यय कितना है, 2,17,123 करोड़। ये आंकड़े हम 2 बार पिछले दोनों वीडियो में देख चुके हैं, 2,41,000 और 2,17,000 करोड़। ठीक है, अनुमानित होते हैं, ध्यान रखो आंकड़े हमेशा बजट के, जिस साल बजट आता है। अब आपको ये तो पता ही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है नारा दिया गया था इस बजट के लिए। एक और चीज़ आपने देखी है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्यों दिया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें सुशासन के माध्यम से की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। कुल मिलाकर एक और चीज़ मैंने बताई थी कि ये जनता का बजट है, क्योंकि जनता से पूछा गया था, वेबसाइट के माध्यम से पूछा गया, ईमेल, पत्र, दूरभाष के माध्यम से पूछा गया। सबसे ज़्यादा वेबसाइट के माध्यम से लोगों ने कहा था कि किस तरीके का बजट जो है बनना चाहिए। तो 634 लोगों ने एक तरीके से रिप्लाई किया। इसे डिजिटल बजट भी बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया था, क्योंकि कुल मिलाकर इसे आप ऐप पर भी देख सकते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, अब हम विभिन्न आंकड़ों को देखेंगे। तो राजकोषीय स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखें, इस बजट में 8,294 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा रहना अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा जो होगा वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना होगा, 4.5% होगा मतलब रहना चाहिए, ये तय किया गया है। ये आंकड़े हम 2 बार पढ़ चुके हैं, कुछ आंकड़े दोबारा आएंगे। फिर आप देखेंगे राज्य का कुल बकाया दायित्व सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कितने % होना चाहिए, 28.4% अनुमानित किया गया है। और इसके बाद देखेंगे कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान कितना % रहेगा, इतना। ठीक है, मतलब जितने भी राजस्व प्राप्तियां होंगी, पैसा मिलेगा सरकार को, उसका 12.72% जो है ब्याज भुगतान के रूप में होगा। ठीक, हालांकि ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े मैंने आपको बता दिए थे। अब इसमें हमको मेनली फोकस करना है परसेंटेज पर, क्योंकि अभी तक हमने परसेंट नहीं देखा था। तो इस साल का बजट और पिछले साल का बजट, ये आंकड़े हैं और उनमें हमें इस चीज पर फोकस करना है पूरी स्लाइड में। देखिए, कुल प्राप्तियां जो थी पिछले साल की तुलना में इस साल 70% ज्यादा है। ठीक है, कुल व्यय जो है वो 18% ज्यादा है और विनियोग की जो राशि है जो 2,41,000 थी, 2,41,000 करोड़ थी, वो 18% ज़्यादा है। ठीक है, और राजस्व घाटा जो है वो कितना है, 8,294 करोड़ का। तो ये 4 फैक्टर जरूर ध्यान रखें, और वो भी परसेंट रूप में। पिछले साल के आंकड़े याद करने की क्षमता है तो इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ध्यान रखें, 70% राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा होंगी, कुल व्यय 18% ज़्यादा होगा, विनियोग की राशि 18% पहले से ज़्यादा है और राजस्व घाटा इतने % का रहेगा। अगर आप अलग अलग भी याद करना चाहें, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, तो इनको भी याद रख लें कि ये पिछले साल की तुलना में कितने % ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आया हम बात करते हैं करों के बारे में कि कर जो हैं या कर से जो प्राप्तियां हमारी उसमें कितना अंतर है। तो सुनो, कुल प्राप्तियां 70% ज़्यादा होंगी, आप देख चुके हैं, जिसमें से राज्य कर के प्राप्तियां 33% ज़्यादा होंगी पहले से। केंद्रीय करों में हिस्सा 14% ज़्यादा होगा, करेत्तर राजस्व 33% ज़्यादा होगा, केंद्र से सहायता अनुदान 9% ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। लोक ऋण जो होगा शुद्ध वो 5% ज़्यादा होगा और लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां 1% ज़्यादा होगी। टोटल मैं ध्यान दिला दूं आपको, सिर्फ इन आंकड़ों पर ध्यान रखें, परसेंट वाले पे ये आते हैं। ठीक है, हालांकि आंकड़े थोड़े से क्लिष्ट टाइप के होंगे।
अब इसके बाद कुछ मदें हैं, ठीक है, तो मदों में आप नहीं जाइए, ये कोई विशेष नहीं है, बस जीएसटी वाले को जरूर ध्यान रखें। जीएसटी, बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता करके जो आंकड़े होंगे वो पिछले साल की तुलना में 36% ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। खनिज उपकर को भी ध्यान रख सकते हैं, खनिज उपकर से जो पैसा मिलेगा वो 5% ज़्यादा रहेगा। ये प्राप्तियों के अंतर्गत था। इसके बाद एक एक दो दो लाइन ही ध्यान रखनी है। अब इसमें आ जाइए, जो आपका खनिज होगा, खनिजों से हमें 65% ज़्यादा आय प्राप्त होगी, वनों से पहले की तुलना में -6 होगी, तो इसे ध्यान रख लेना। मतलब वनों से होने वाली आय पिछले साल की तुलना में -6% कम रहेगी, और अन्य को भले ही याद ना रखें तो टोटल ये ध्यान रखें, ठीक। वन का जरूर ध्यान रखना कि वनों से पूछ सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं राजस्व व्यय में कितने % की वृद्धि रहेगी, 12% की रहेगी। पूंजीगत व्यय में कितने की रहेगी, 48% की रहेगी, ठीक। और कुल व्यय में 18% की रहेगी, जो हम शुरू में ही देख चुके हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, और ऐसा प्रश्न आ जाता है तो टफ रहता है। इसमें देखो पूछते क्या है, वो सीधा सा वो आपसे पूछेंगे कि ये बताइए पिछले 3 सालों में राजस्व व्यय बताइए, लगातार बढ़ाए लगातार घटाए, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पिछले 3 साल की यदि मैं बात करूं, 2019-20, 2020-21, 2021-22, तो आप देखेंगे ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, राजस्व व्यय पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है, ठीक। बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है बस। पूंजीगत व्यय की यदि हम बात करें तो पूंजीगत व्यय 2019, 2020 और 2021, तो आप देखिए आंकड़े 30,228, 30,961, मतलब पिछले 3 साल से बढ़ तो रहा है, लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, क्या वो अगर वो लिखे कि एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो ध्यान रखें एक समान रूप से कहाँ बढ़ रहा है, पहले धीरे धीरे बढ़ा और इस साल तेजी से बढ़ा। तो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सकल ऋण और जीएसडीपी अनुपात, जो सरकार ऋण लेती है और जीएसडीपी के अनुपात की क्या स्थिति है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक। इस साल कितना है ये अनुपात, 28% है, पिछले साल कितना था, 28% ही था। और अगर हम 3 वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो ये क्या है, 24 से 28 हुआ और 28 से 28.52 हुआ, मतलब लगातार नहीं बढ़ा है, घटा है यहाँ पर, ठीक है। तो किसका, सकल ऋण और जीएसडीपी अनुपात, जिसे अपन राज्य सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये थोड़ा सा एक हिंट है आपके लिए, ठीक, इसको रहने दीजिए। फिर आज राजकोषीय घाटा को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी का अनुपात बताइए क्या है, तो ध्यान रखना ये अनुपात सबसे ज्यादा था 2020-21 में अभी तक का, ये मेन आंकड़ा ये है। जो राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी का अनुपात है वो 5.5% था आपका 2020-21 में, जिसे अपन ने 4.5% रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। बाकी एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हो ये घट गया है, ये चीज ध्यान रखें। फिर वेतन का राजस्व प्राप्तियों % ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वेतन वगैरह ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये है आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रावधान। तो आप देखेंगे जो टोटल पैसे की यदि हम बात करें वो सामान्य क्षेत्र के लिए 61% है, अनुसूचित जनजातियों की स्कीम के लिए 22% है, और अनुसूचित जाति की स्कीम के लिए 15% है, ठीक है। मतलब जो पूरा पैसा जो बटा है वो सामान्य क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जनजाति की स्कीम के लिए और अनुसूचित जाति स्कीम के लिए इस तरीके से बटा है। अगर आप पैसे के रूप में देखें तो ये रहा जो स्कीमों के लिए जो है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न तरह के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र होते हैं जहां पे सरकार पैसा खर्च करती है लोगों के भले के लिए। ये छोटे छोटे आंकड़े हैं लेकिन यहाँ से प्रश्न आएंगे। अब कृषि क्षेत्र के ये आंकड़े तो मैं आपको बता ही चुका था सबसे पहले वीडियो में, बस ये स्लाइड मैंने ली थी। इसमें आप देखेंगे किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग का बजट 43% बढ़ाया गया है, सहकारिता विभाग का 103% बढ़ाया गया है, पशुपालन विभाग का 16% बढ़ाया गया है, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का 19% बढ़ाया गया है, मछुआ विभाग का 109% बढ़ाया गया है। ये पिछले साल से जो है इसमें वृद्धि की गई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें की गई है, किसमें, मछुआ कल्याण विभाग में। ध्यान रखें परसेंट के रूप में वृद्धि इसमें की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया है,
तो पैसा है आपका किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, अगर हम बात करें पूरा कृषि बजट कितने करोड़ का है, 18,577 करोड़ का है। फिर ये है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर आप देख सकते हैं तो देख लें, ऊर्जा विभाग के लिए 104% की वृद्धि की गई है पैसे में। नर्मदा घाटी विकास विभाग को और देख लें, 53% पैसे की वृद्धि की गई है। जल संसाधन विभाग को भी देख लें, ठीक है, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण चीज है, 6% की वृद्धि इसको दिए जाने वाले पैसे में की गई है। बाकी भी आप देख सकते हैं। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लें, स्वास्थ्य क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का बजट 9% बढ़ाया गया, महिला बाल विकास विभाग का 2% बढ़ाया गया और चिकित्सा शिक्षा विभाग का 29% बढ़ाया गया। टोटल पिछले साल की तुलना में 9% बजट जो है स्वास्थ्य क्षेत्र का बढ़ाया गया है। फिर आते हैं शिक्षा क्षेत्र की बात कर लें, स्कूली शिक्षा विभाग का बजट 12% बढ़ाया गया है, उच्च शिक्षा विभाग का 14% और तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग का 13% और कुल शिक्षा का बजट कितना परसेंट बढ़ाया गया था, 12%। तो ये आंकड़े बहुत अच्छे आंकड़े हैं, ध्यान रखें। फिर हम देखेंगे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की यदि बात करें, जनजाति कार्य विभाग का बजट 9% बढ़ाया गया, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन जो विभाग है उसका 27% बढ़ाया गया है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का बजट बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, ठीक है, लगभग कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा आंकड़ा चेंज है। पिछड़ा वर्ग विभाग का कितना बढ़ाया गया, 9%। तो कुल मिलाकर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के बजट में जो बढ़ोतरी हुई टोटल वो 12% की हुई पिछले साल से। फिर आता है नगरीय और ग्रामीण विकास विभाग का, तो नगरीय विकास विभाग में 22% की वृद्धि की गई, नगर पालिका नगर निगम को जो पैसा दिया जाता है, और ग्रामीण विकास विभाग में 5% की, टोटल की गई थी 13% की वृद्धि, ठीक है। सामान्य सेवाओं में अगर हम देखें तो वन विभाग का जरूर ध्यान रखना, वन विभाग का जो बजट है वो 27% बढ़ाया गया था, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर ये कुछ और आंकड़े थे जहां से प्रश्न बनते हैं, बना सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको सिर्फ परसेंट याद रखना है, एक दो बार पढ़ोगे अपने आप हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें। एमपी का बैट लगभग अपना क्लियर हो चुका है, मुझे उम्मीद है यहाँ से अब प्रश्न आपका बाहर नहीं जा सकता। तीनों वीडियो एमपी बैट के आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।